नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इस कार्यक्रम प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश है कि आगामी आपकी जो परीक्षा है उसमें पीवाईक्यू के लिहाज से आपका अभ्यास जो है वो बेहतर हो सके। इसलिए आज के इस खंड में हम इतिहास विषय के अंतर्गत ये इतिहास विषय का जो पहला खंड है आपके सामने लेकर आए हैं। हम इसका दूसरा खंड भी आपके सामने हम लेकर आएंगे। तो इस पहले खंड में हम कला और संस्कृति के विगत 2019 से लेकर 2024 की जो प्रश्न है उनको सम्मिलित करते हुए इस खंड को शुरू करेंगे। तो चलिए आज के इस खंड की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इसके लास्ट में आपको जब कार्यक्रम समाप्त होगा तो आपको एक प्रश्न मिलेगा जो कि नीचे पिन किया हुआ होगा और आपसे अपेक्षा होगी कि जब आप ये पूरी सीरीज देख लें तो उस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। तो चलिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि ये जो पीवाईक्यू की सीरीज है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। शुरुआत करेंगे एपिसोड की, ट्रेंड एनालिसिस भी देखेंगे कि इस पक्ष से कितने सवाल पूछे जाते रहे हैं, एक एक करके उन सवालों पर भी नजर डालेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब भी आगामी परीक्षा की आपको तैयारी करनी हो तो एक बार पीछे मुड़ के देखना जरूरी होता है। सिंह जब शिकार करता है तो वो सिंहावलोकन करता है और सिंहावलोकन में वो कुछ नहीं करता है, पीछे मुड़ के पहले अपना अवलोकन करता है। तो अपना अवलोकन करने के लिए ये जो एपिसोड है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए हमारे साथ आप बने रहें। आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी सीरीज ये होने वाली है। इसके अलावा अन्य खंडों पर भी वीडियो क्रमवार रूप से आएंगे और अगर सारे वीडियोस को आप देखते हैं तो आपके विगत जो 6 वर्ष के जो प्रश्न है, जो एमसीक्यू के प्रश्न है, वो आपके कंठस्थ होंगे और वे विशेष रूप से इन प्रश्नों को लगाने से एक्यूरेसी तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ आपको ये पता चलता है कि यूपीएससी कहां से सवाल उठाता है। तो इस लिहाज से ये प्रश्न आपके लिए सारे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कला और संस्कृति इस खंड के पहले प्रश्न के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एक नजर डालते हैं कि कहां से कब कब कितने प्रश्न पूछे गए। तो देखिए, अगर इस सेगमेंट की बात करें, हम आर्ट और कल्चर की सिर्फ बात करें, इसमें दूसरा खंड भी है जो कि आपका मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित होगा, एंशिएंट हिस्ट्री के अलग से प्रश्न होंगे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उन प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो कि आपके कला और संस्कृति खंड से जुड़े हैं, आर्ट कल्चर से जुड़े हैं। तो देखिए, इसमें अगर औसत रूप से आपको देखा जाए तो आप 2008 में 7 सवाल देखते हैं, 2009 में फिर 11 देखते हैं, फिर 2 सवाल, फिर 7 सवाल, फिर 8 सवाल, 13 सवाल, 5 सवाल, 7 सवाल, फिर आपको इस तरह से अगर औसत रूप में देखें तो 6 से 7 सवाल कला और संस्कृति खंड से हमेशा पूछे जाते हैं। अब ऐसे में यह खंड आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर औसत रूप में देखते हैं तो आपको 5 से 6 सवाल आपको लगभग हर वर्ष दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए इसमें पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है। अब आपको बताना है कि भास की रचना क्या है। देखिए, हम विकल्पों में जो सारे विकल्प होते हैं उसकी जो व्याख्या होगी वहां से भी आपके लिए नए प्रश्न बनेंगे, तो इसकी व्याख्या को भी ध्यान से हम देखते चलेंगे। विकल्प आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है कि भास की रचना है काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, मध्यम व्यायोग या महाभाष्य। तो देखिए, इसमें अगर सही विकल्प की बात की जाए तो इसमें मध्यम व्यायोग जो है ये आपकी भास की रचना है। लेकिन वहीं पर अगर बात करेंगे काव्यालंकार की, नाट्यशास्त्र की और महाभाष्य की, तो पतंजलि का नाम आपने सुना है, महाभाष्य उन्होंने लिखा था। साथ ही साथ नाट्यशास्त्र की बात करें तो इसमें नाट्य से संबंधित बड़ा ही ये मशहूर ग्रंथ है, इसको लिखा था भरत मुनि ने। और यहाँ पर जब काव्यालंकार की बात करेंगे तो भामह इसके लेखक के तौर पर देखे जाते हैं। देखिए, व्याख्या अगर देखें तो यहाँ सी आपका मध्यम व्यायोग जो है वो सही उत्तर था। और भास की अगर बात करें तो ये पहले ज्ञात संस्कृत नाटककार थे। दूसरा सवाल आपसे यहां से ही बन सकता है कि पहले ज्ञात संस्कृत नाटककार के तौर पर किसको जाना जाता है, तो भास थे। और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित 5 नाटक इन्होंने लिखे। अब देखिए, इन 5 नाटकों से भी आपसे सवाल बन सकते हैं। कौन कौन से नाटक हैं, तो मध्यम व्यायोग, पंचरात्र, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कचम, कर्णभरम और उरुभंगमम, ये जो 5 नाटक इनके हैं ये महाभारत के प्रसंगों पर आधारित हैं। सवाल आपसे घुमा के पूछे जा सकते हैं कि ये सारे नाटक जो इनके द्वारा लिखे गए, पहला कथन दे के आपसे पूछेगा कि क्या ये रामायण पर आधारित थे, दूसरा कथन कुछ और देगा तो देखिए रामायण पर नहीं बल्कि महाभारत के प्रसंगों पर आधारित थे। तो इस तरह से आपसे सवाल किया जा सकता है। भामह की अगर बात करें तो भामह जो थे 7वीं शताब्दी के एक विद्वान थे और संस्कृत काव्य शास्त्र पर इन्होंने काम किया था। संस्कृत का जो काव्य है उस पर इन्होंने काम किया था। माना जाता है कि संस्कृत ग्रंथ जो काव्यालंकार है इसकी रचना इन्होंने ही की थी। और ये किसके समकालीन थे, तो दंडिन के ये समकालीन थे। तो भामह को आप याद रखेंगे जो कि काव्यालंकार की रचना के लिए
माने जाते हैं। नाट्य शास्त्र की बात करें तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र बड़ा ही फेमस है, क्योंकि इसमें अभिनय से जुड़े हुए विभिन्न जो बारीकियां हैं उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। कैसी भाव भंगिमाएं किस बात को प्रदर्शित करती हैं, साथ ही साथ मंच का निर्देशन दिया गया है कि मंच किस प्रकार से होना चाहिए। अभिनय से संबंधित अनेक बारीकियों को नाट्यशास्त्र में उन नियमों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। तो इस क्षेत्र में अगर अभिनय के क्षेत्र में बात करें तो नाट्यशास्त्र की बहुत ही अहम महत्ता है। महाभाष्य की बात कर ले तो पतंजलि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, देखिए इसमें कालखंड भी आप याद रखेंगे, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। और पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी और कात्यायन की वार्तिक से ये प्रभावित है। संस्कृत व्याकरण के चुनिंदा नियमों पर यह टिप्पणी है जो महाभाष्य है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? विकल्प आपके सामने है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, विशुद्धिमग्गो, सर्वास्तिवाद विनय या ललित विस्तर। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने जो चारों विकल्प मिल रहे हैं, इन चारों ही विकल्पों पर आपको विचार करना है। केवल इसका उत्तर तो देखना ही है, अन्य विकल्पों की व्याख्याओं पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसका सी विकल्प सही है, सर्वास्तिवाद विनय जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सर्वास्तिवाद विनय की जब बात की जाएगी तो संपूर्ण सर्वास्तिवाद विनय जो है वो चीनी बौद्ध धर्म ग्रंथों में विद्यमान है। प्रारंभिक इतिहास में सर्वास्तिवाद विनय चीन में सर्वमान्य विनय परंपरा थी, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया। और संघभूति सर्वास्तिवाद विनय पर भाष्य के लेखक थे। भाष्य क्या होता था, जैसे कोई भी चीज ये जो लिखी जा रही है, अगर वो संस्कृत में लिखी जा रही है, बहुत ज्यादा वो समझ में नहीं आ रही है, जटिल उसका जो पक्ष है, तो उसको समझाने के लिए भाष्य लिखे जाते थे। उसकी व्याख्या करने के लिए हम कह सकते हैं कि भाष्य लिखे जाते हैं। संस्कृत के जो कठिन श्लोक होते हैं उनको समझने के लिए भाष्य लिखा जाता था। तो जो संघभूति है सर्वास्तिवाद विनय पर इन्होंने भाष्य लिखा था। प्रज्ञा पारमिता सूत्र की बात कर ले तो जो महायान था, महायान सूत्रों में सबसे पुराना सूत्र के तौर पर प्रज्ञा पारमिता सूत्र को जाना जाता है। महायान बौद्ध दर्शन की नींव भी इसको माना जाता है। ये दुर्लभ बौद्ध ग्रंथों के साथ साथ चीनी और तिब्बती ग्रंथ में भी पाए जाते हैं, ये याद रखेंगे। विशुद्धिमग्गु की बात करें तो विशुद्धिमग्गु थेरवाद बौद्ध धर्म की महाविहार शाखा की शिक्षा है। एक विश्वकोश होने के साथ साथ उत्कृष्ट सारांश और व्याख्या भी है। और बौद्ध टीकाकार जो बुद्ध घोष थे, उन्होंने 5वीं शताब्दी में विशुद्धिमग्गु को जो है वो लिखा और श्रीलंका के राजा महान अमा के शासनकाल में लिखा है। ये सभी चीजें प्रश्न के रूप में है, किसके शासनकाल में लिखा, तो श्रीलंका के राजा थे महान अमा के शासनकाल में लिखा। कब लिखा, 5वीं शताब्दी में लिखा। इसके टीकाकार कौन थे, तो बुद्ध घोष थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ललित विस्तर की जहां तक बात है तो संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है और यह बुद्ध की जीवनी होने के साथ साथ और क्या है इसमें मूल रूप से जो हीनयान है उसमें सर्वास्तिवाद जो संप्रदाय है उससे संबंधित ये ग्रंथ है। हीनयान में भी किससे संबंधित है, तो सर्वास्तिवाद संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। और ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान जो भारत की स्थिति थी, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास था, उस पर भी ये प्रकाश डालने का काम करता है। साथ ही साथ ये कोई एकीकृत ग्रंथ नहीं है, ये भी आप ध्यान देंगे, और किसी एक लेखक की ये रचना नहीं, इसको भी आप आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा अगर आप करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। और इस टेस्ट सीरीज की विशेषता यह है कि इसमें व्यापक कवरेज होगा, सभी विषयों से संबंधित विषय विशेषज्ञ इसकी जांच करेंगे। साथ ही साथ विषयवार मूल्यांकन के अलावा इसमें विस्तृत विवरण भी होगा। और इसको आपको अगर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो ये हिंदी माध्यम में होगा। और 8750187501 वो नंबर होगा जिस पर आप कॉल करके विस्तार से इसके संबंध में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप अभी दृष्टि लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। विश्व धरोहर सूची है, उसमें सम्मिलित की गई कुछ सूचियां, उस पर आपको विचार करना है, फिर प्रश्न का जवाब देना है। पहला है शांति निकेतन, दूसरा है रानी की वाव, तीसरा है होयसला के पवित्र मंदिर समूह, और चौथा है बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर जो परिसर है। उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया? अब यहां आपसे पूछ दिया वर्ष 2023 में इनमें से कौन कौन सम्मिलित हुआ। तो देखिए, आपको वर्ष भी याद रखना है। इससे एक बात निकलकर सामने आती है कि आपको उनकी विशेषताओं के साथ साथ ये भी याद रखना है कि कौन किस वर्ष में इस सूची में सम्मिलित हुआ है। कई बार दोनों तरफ देके आपको सीधे सीधे वर्ष मिलान करने के लिए भी प्रश्न बना सकता है। तो यहाँ पर अब पूछा जा रहा है इनमें से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया। अब देखिए, यहाँ पर जितने भी आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, अगर शांति निकेतन की बात करें और होयसल मंदिर परिसर की बात करें, तो ये दो नाम ऐसे हैं, शांति निकेतन और
होयसला का जो पवित्र मंदिर समूह है, यहाँ पर मंदिरों का जो ग्रुप है, इन दोनों को वर्ष 2023 में सम्मिलित किया गया था। वहीं अगर रानी की वाव की बात करें और बोधगया स्थित जो महाबोधि मंदिर की बात करें, ये दोनों अलग अलग है। रानी की वाव जो कि गुजरात में स्थित है, वर्ष 2014 में सम्मिलित हुआ, और महाबोधि की अगर बात करें तो वर्ष 2002 में ही सम्मिलित हो गया था। तो इस लिहाज से आपका उत्तर आपसे पूछ रहा है कि कितनी, अर्थात हाउ मेनी, संख्या पूछ रहा है, कौन नहीं पूछ रहा है, कितनी पूछ रहा है। तो वर्ष 2023 में सम्मिलित होने वाले कौन कौन थे? तो शांति निकेतन एक हो गया और दूसरा हो गया आपका होयसला मंदिर समूह। तो दो, कुल मिला के दो हो गए, तो इसमें से केवल दो, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए शांति निकेतन की बात करें तो कहां पर? पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको स्थापित किया गया था, एक आवासीय विद्यालय के रूप में। बाद में इसका विकास होता गया और भारतीय प्राचीन परंपराएं, धार्मिक सांस्कृतिक सीमाओं से परे मानवता की एकता दृष्टि को स्थापित किया गया, उसी पर आधारित ये कला केंद्र है। वर्ष 2023 में इसको यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में, किस क्रमांक पर ये भी याद रखेंगे, तो 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हुई। इसलिए पहला तो आपका सही ही था। रानी की वाव गुजरात की बात कर ले, ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में एक राजा की स्मृति में हुआ। वर्ष 2014 में इसको शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा भारत के 32वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में। किस वर्ष में? 2014 में, चौथे स्थल के रूप में, 32वें स्थल के रूप में। साथ ही साथ होयसल मंदिर जो समूह है उसकी बात करें तो ये कहां पर है? कर्नाटक में है। और 12वीं से 13वीं शताब्दी के जो होयसल शैली के मंदिर परिसर है उसका ये प्रतिनिधि उदाहरण के तौर पर इसको देखा जा सकता है। वर्ष 2023 में भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता दी गई। साथ ही साथ महाबोधि मंदिर परिसर की बात कर लें जो कि बोधगया में स्थित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से ये जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े जो 4 महत्वपूर्ण जो स्थल है उनमें से ये एक है। अन्य 3 कौन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आपको पता होगा, जरूर बताएं। भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से इसका संबंध है और 4 पवित्र स्थलों में से एक है। 2002 में ही इसको भारत के 23वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी। अब देखिए यहां से ही एक सवाल नया बन सकता है, इन सभी का क्रमांक आपको दे दे, ये ना दे कि किस सन में, जैसे यहां पूछा गया कि किस वर्ष सम्मिलित हुए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस क्रमांक पे, कौन सा 23वां है, कौन सा 41वां है, कौन सा उसका क्रमांक है। तो क्रमांक को आप याद रख लें, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? अब आपसे यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा लेटेस्ट सम्मिलित हुआ। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 दिए हैं, चीजें दी गई हैं। पहला छऊ या छाऊ नृत्य है, दूसरा दुर्गा पूजा है, तीसरा गरबा नृत्य है और चौथा कुंभ मेला है। किस श्रेणी में पूछ रहा है? तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में पूछ रहा है। यहां पर क्या सही विकल्प होगा? तो देखिए इन सब का अगर ईयर आपको पता है तभी इसका आप सही जवाब दे पाएंगे। ईयर में अगर इस लिहाज से आप देखेंगे तो जो गरबा नृत्य है वो सबसे लेटेस्ट है और बाकी सारे जो है उससे पुराने हैं। तो देखिए व्याख्या पक्ष को देखते हैं, आपको यहीं से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कुंभ मेला को देखें तो वर्ष 2017 में कुंभ मेला शामिल हो गया था। दुर्गा पूजा की बात करें, छऊ नृत्य की बात करें जो कि कब सम्मिलित हुए, तो सबका ईयर आपको पता होना चाहिए। छऊ नृत्य की बात करें वर्ष 2010 में सम्मिलित हो गया था। इसी प्रकार दुर्गा पूजा की बात करें वर्ष 2021 में हुआ था, कुंभ मेला 2017 में हुआ था। तो वर्ष याद है तो आप अपने आप सही कर लेंगे। अब देखिए गरबा की बात करें तो नवरात्रि के अवसर पर यह किया जाता है और फेमिनिन एनर्जी जो होती है, नारी शक्ति जो होती है, उसको समर्पित होता है। और ये जो नृत्य होता है, अब तो गरबा जो है वो बेसिकली जरूर नवरात्रि के अवसर पर ये गुजरात में देखने को मिलता है, लेकिन ये अब तो हर जगह प्रचलित हो गया। नवरात्रि के अवसर पर गुजरात के बाहर भी इसका प्रचलन, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, कई जो बड़े बड़े शहर में आप गरबा का आयोजन करवाया जाने लगा। तो गुजरात का बेसिकली ये नृत्य है और पहचान इसकी गुजरात से जुड़ी हुई है, जिसको कि आपको वर्ष 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। छऊ नृत्य की बात करें 2010 में, जो कि कहां से जुड़ा हुआ है? तो उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, झारखंड से जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है और इसमें शारीरिक शक्ति और कलात्मकता का प्रदर्शन भी इस नृत्य में किया जाता है। छऊ नृत्य पे भी सवाल अलग से बन सकता है। दुर्गा पूजा की बात कर ले तो वर्ष 2021 में और कुंभ मेला वर्ष 2017 में। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ मेला का आयोजन प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, चारों नदियां किन किन तटों पर हैं, जहां पर संगम पर एक जगह होता है प्रयाग में, बाकी आप जो नदियों के तट पर होता है कमेंट करके बता सकते हैं। और इस सवाल का आप जवाब बताएं कि जो महाकुंभ होता है उसका आयोजन कहां किया जाता है। आगे अगला प्रश्न है कि धान्य कटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? आंध्र प्रदेश, गांधार, कलिंग या मगध?
धान्य कटक की जब बात आएगी तो धान्य कटक की स्थिति कहाँ है, तो आपका विकल्प सही हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। ए विकल्प इसका सही है। व्याख्या को देखते हैं तो देखिए धान्य कटक वर्तमान में दक्षिण पूर्वी भारत के आंध्र प्रदेश में किस नदी के तट पर स्थित है, तो अमरावती के निकट यहाँ पर स्थित है। छोटा सा नगर है, क्षमा करिएगा नदी नहीं, कहां पर स्थित है, तो अमरावती के पास स्थित है, जहां पर शाक्य मुनि बुद्ध ने संभला के राजाओं को कालचक्र धर्म के सार स्वरूप की शिक्षा दी। अब कालचक्र धर्म क्या होता है, कालचक्र धर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो वज्रयान संप्रदाय था, तो वज्रयान संप्रदाय के अंतर्गत ही एक गूढ़ और रहस्यमयी शिक्षा होती थी, जिसमें कि समय के बारे में बताया जाता था, ब्रह्मांड के बारे में बताया जाता था, ध्यान के बारे में बताया जाता था, तंत्र की शिक्षा दी जाती थी। तो बेसिकली वही जो कालचक्र धर्म है उसके अंतर्गत इन शिक्षाओं का सार स्वरूप जो है वो संभला के जो राजा थे उनको यहाँ पर शाक्य मुनि बुद्ध ने दिया था। अमरावती धरणी कोटा या धरणी कोटा इतिहास में तीसरी बार 12वीं शताब्दी में कोटा शासकों की राजधानी बना था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। दूसरा, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। तीसरा है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो देखिए पहले कथन पर विचार करते हैं। तो स्तूप की संकल्पना ये कहते हैं कि मूलतः बौद्ध संकल्पना है। अब देखिए अगर भारत के लिहाज से आप देखें तो वेदों में भी स्तूप के बारे में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेख मिला है, अथर्ववेद में मिला है, वाजसनेयी संहिता में मिला है, तो तमाम जगह ब्राह्मणों में इसका उल्लेख मिला है। तो आप कह सकते हैं कि ये कथन जो है आपका गलत हो गया। अब स्तूप आमतौर पर अवशेषों के निक्षेपागार होते हैं, तो ये सत्य है, क्योंकि स्तूप का मतलब ही होता है कि थूहा जो अवशेष होते हैं उसके ऊपर ये बनाया जाता है, ढेर होता है। दूसरा, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। ये भी सही है, क्योंकि स्तूपों का जो विकसित स्वरूप हमको देखने को मिलता है वो बौद्ध परंपरा में ही हमको देखने को मिलता है। तो दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है। तो कितने कथन आओ मैंने पूछ रहा है, तो इसका मतलब केवल 2 कथन, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए स्तूप की संकल्पना अगर देखें तो भूमि पर निर्मित एक ढेर या टीले के रूप में इस संकल्पना को माना जाता है, जो कि जिसका वर्णन अगर आप देखेंगे तो वैदिक काल से ही भारत में प्रचलित जो समाधान के टीले थे उस रूप में आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, वाजसनेयी संहिता में, तैत्तरीय संहिता में, पंचविश ब्राह्मण में, तो कई जगह इसका उल्लेख मिल रहा है। उससे पहले भी बौद्ध जो काल है, बौद्ध जो समय है उससे पहले भी उल्लेख मिल रहा है। तो इस लिहाज से आपका पहला कथन सही नहीं है। ऋग्वेद में वन देवता वरुण द्वारा बनाए गए स्तूप का उल्लेख मिलता है, साथ ही साथ जिसकी कोई नींव या आधार नहीं होती थी। ऋग्वेद में एक शब्द है एस्तुका। एस्तुका शब्द का उपयोग भी स्तूप के अर्थ में ही प्रयोग किया गया है। सामान्यतः यह क्या होता था, तो अवशेष जो अवशेष होते थे उसका निक्षेपागार होता था, मतलब अवशेषों के ऊपर ही चीजों को इस प्रकार की आकृति बनाई जाती थी, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। और वैदिक परंपरा के स्तूपों को बौद्धों द्वारा ही लोकप्रिय बनाया गया, इसलिए दूसरा कथन सही है, क्योंकि ये परंपरा जरूर वैदिक काल से चली आ रही थी, लेकिन इसको लोकप्रियता मिलने का काम कब हुआ, तो वो हुआ बौद्धों के समय में। अवदान शतक, महावदान, स्तूपावदान, ये क्या है, तो ये ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें कि बौद्ध ग्रंथ है जिसमें कि स्तूपों के स्मारक पहलुओं का आपको उल्लेख मिलता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अवदान शतक में भी स्तूपों के बारे में बताया गया है, महावदान में भी बताया गया है, स्तूपावदान में भी बताया गया है। तो इन बौद्ध ग्रंथों में स्तूपों के स्मारक पहलुओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि जैन ग्रंथों में भी अगर आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट जरूर नोट कर लीजिए कि जो जैन ग्रंथ की अगर बात जब आएगी तो राया पसेनया सुत्त की जब बात आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन नहीं है, इसको याद रखना है आपको। राया पसनया सुत्त जो है इसमें जैन साहित्य है, इसमें उल्लेख मिलता है स्तूप के बारे में। साथ ही साथ मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप आगे चलकर अपना संकल्प अर्पित जो संरचना है उस स्वरूप को प्राप्त कर ली, इसलिए कथन 3 सही है, 2-3 आपके सही हो गए। आगे बढ़ेंगे इससे पहले आपको बता दें कि अगर आईएएस प्रीलिम्स 2025 आप क्लियर करना चाहते हैं तो जुड़िए दृष्टि आईएएस के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम सामान्य अध्ययन से संबंधित जिसमें आपको मिलेगी 400 प्लस घंटों की कक्षाएं, असीमित बार उसको देखने की सुविधा, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज की भी यहाँ पर सुविधा होगी। और इससे संबंध में विस्तार से अगर जानकारी चाहते हैं तो 8750187501 नंबर है जिस पर कॉल करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डाउनलोड कर लें दृष्टि लर्निंग ऐप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं, पहले में एक कुछ स्थल के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड में लिखा गया है ये स्थल जिस लिए प्रसिद्ध है। स्थल के नाम को देखें तो देखिए बेसनगर, इधर लिखा है शैव गुफा मंदिर, फिर है भाजा,
बौद्ध गुफा मंदिर, फिर लिखा है सित्तनवासल जैन गुफा मंदिर। अब आपको बताना है वो उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो क्या बेसनगर शैव गुफा मंदिर था कि नहीं था, पहले इस पर विचार करें। तो देखिए बेसनगर की अगर बात करेंगे तो ये शैव गुफा मंदिर नहीं था, बल्कि ये वैष्णव गुफा मंदिर था। तो पहला ही आपका युग्म जो है वो गलत हो जाता है। साथ ही साथ भाजा की बात करेंगे तो बौद्ध गुफा मंदिर सही है, सित्तनवासल जैन गुफा मंदिर सही है, दूसरा तीसरा आपका सही है। तो आपके दो विकल्प सही हो गए। तो केवल दो, अर्थात दो विकल्प इसमें से पूछ रहा है कितने का मतलब हाउ मेनी, तो दो आपके विकल्प सही हो गए। तो देखिए हेलियोडोरस की जब बात आती है, स्तंभ की बात आती है, तो ये क्या है, प्रस्तर स्तंभ है। प्रस्तर का मतलब पत्थर का स्तंभ है, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं। और ये 113 ईसा पूर्व के मध्य भारत के वेसनगर का मतलब विदिशा, जो कि कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो उसी के पास में ये स्थापित किया गया था। और ये इसका संबंध शैव मत से न होकर इसका संबंध था वैष्णव मत से। तो याद रखना है वेसनगर, जो कि हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ के रूप में इसको संबंधित है, इसलिए प्रसिद्ध है। तो पहला कथन आपका करेक्ट नहीं है, यहां याद रखिए। और भाजा गुफाओं की बात कर लें तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ये निर्मित हुई भाजा की गुफाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में। और पुणे जो शहर है वर्तमान में, वहां पर ये स्थित है। 22 रॉक कट गुफाएं, यहाँ पर 22 गुफाओं का एक समूह है। ये गुफाएं भाजा गांव है वहां पर, उसी के समीप 400 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो पुणे जाके आप इनको अवशेषों को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अरब सागर की ओर से आने वाली महत्वपूर्ण जो प्राचीन व्यापारिक मार्ग था उस पर इसकी स्थिति है। और ये शिलालेख और गुफा मंदिर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित किए गए हैं। महाराष्ट्र के प्रारंभिक बौद्ध शिक्षा केंद्रों से भी संबंधित है, इसलिए आपका दूसरा कथन सही था। सित्तनवासल गुफाएं जो कि अरेवर कोइल भी कही जाती है, कहां पर है, ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पुदुक्कोट्टई शहर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में इसकी अवस्थिति है। और चट्टानों को काटकर बनाई गई ये प्रसिद्ध गुफाएं हैं, जो कि जैन मंदिरों के रूप में प्रसिद्ध है, चित्र में आप देख सकते हैं। अगला है अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान, और फिर दूसरे साइड में दिए गए वो स्थान जिस राज्य में ये है। अब यहां दिया गया है, पहला युग्म है धौली उड़ीसा, दूसरा है एरागुडी आंध्र प्रदेश, तीसरा है जौगढ़ मध्य प्रदेश, और चौथा है कालसी कर्नाटक। तो देखिए इसमें से बताना है कि कितने सही विकल्प है। पहले विकल्प पर चलते हैं, धौली उड़ीसा सही है आपका विकल्प। एरागुडी आंध्र प्रदेश, ये भी विकल्प सही है। जौगढ़ मध्य प्रदेश, यहाँ गड़बड़ी हो गई है। और कालसी कर्नाटक, ये भी गड़बड़ी हो गई है। कालसी की बात करेंगे तो कहाँ है, उत्तराखंड और हिमाचल की ऐसे एक संक्रमण क्षेत्र में स्थित, बफर जोन में एक है, वहां पर स्थिति है सीमा पर, ये गलत हो गया है। और जौगढ़ भी, जौगढ़ की स्थिति भी कहाँ है बताइए, जौगढ़ मध्य प्रदेश में नहीं है। पहले देखते हैं धौली के बारे में, एरागुडी, फिर चारों पर एक एक करके आते हैं। तो देखिए धौली की बात करेंगे तो उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्र था। इसकी प्राचीनता कहां तक जाती है, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक जाती है, और विशेष रूप से अशोक कालीन है। किसके समय का है, अशोक कालीन। और अशोक के प्रसिद्ध शिलालेखों में से एक यहाँ भी स्थित है। तो धौली में क्या है, अशोक कालीन प्रसिद्ध शिलालेख यहाँ पर भी स्थित है। एरागुडी की बात कर लें तो 2013 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में गोटीपाथीकोंडा रोड पर एरागुडी के पास अशोक रॉक एडिट साइट की सुरक्षा पर जोर दिया। अशोक कालीन बृहद और छोटे शिलालेख यहाँ पर पाए गए हैं, इसलिए ये भी प्रसिद्ध है। तो अशोक कालीन शिलालेख एरागुडी में भी और धौली में भी पाए गए हैं, और दोनों का जो जगह दिया गया वो सही दिया गया। लेकिन जौगढ़ की जब बात करेंगे तो ये एक प्राचीन किला यहाँ पर है, जो कि कलिंग प्रांत में है। जबकि विकल्प में आपको क्या दिया था, विकल्प में दिया था मध्य प्रदेश, जबकि ये कलिंग प्रांत में है। मौर्यगढ़ वाली राजधानी के रूप में जाना जाता था। और जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में बेरहामपुर और पुरुषोत्तमपुर शहरों के निकट स्थित है। यहाँ पर अशोक का क्या मिला है, वृहद शिलालेख मिला है, इसे कलिंग शिलालेख भी कहा जाता है। इसलिए तीसरा आपका युग्म सुमेलित नहीं था, क्योंकि विकल्प गलत दिया था। और चौथा, कालसी की बात कर लें तो कालसी भी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच एक बफर जोन में स्थित है, इसलिए चौथा भी गलत था। अगला प्रश्न है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। संगम साहित्य के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। दूसरा, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। तीसरा है, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। और चौथा है, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया। तो देखिए इसमें सही विकल्प जो है वो है आपका विकल्प बी, क्योंकि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ये कैसे पता चलता है, आपको व्याख्या में बताते हैं किस बात से इसकी पुष्टि हो जाती है। तो देखिए संगम साहित्य के रूप में क्या हुआ, यहाँ पर संगम साहित्य की रचना एक लंबे समय तक हुई।
आप देखेंगे 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक एक लंबा टाइम है, 600 वर्षों का। यहाँ पर अलग अलग वर्गों से जो है अलग अलग समय पर जो पूरा साहित्य है उसका सृजन हुआ। तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग इसमें संबंधित थे, उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ। और ये कृतियां आपको दिखेंगी आरंभिक तमिल संस्कृति के साथ साथ दक्षिण भारत और भूमध्य सागरी, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार संबंधों पर भी प्रकाश डालती हैं। यहाँ जो भी साहित्य रचा गया, जो भी कविताएं लिखी गई, मुख्य रूप से उसका फोकस किस पर था? तो दो चीजों पर मुख्य फोकस था इसका। वो दो विषय कौन से थे? तो देखिए, दो विषय में अगर पहले 5 संग्रह आपको देखेंगे तो उसमें जो विशेष फोकस दिखाई देगा वो दिखाई देगा अकम पर। अकम किसको कहते थे? तो अकम कहते थे प्रेम को। तो पहले 5 संग्रह आपको प्रेम को समर्पित दिखाई देंगे, प्रेम पर आधारित है। और दूसरे अगले 2 संग्रह जो दिखाई देंगे वो संबंधित है किससे? पुरम से। और पुरम कहते थे वीरता को। तो प्रेम और वीरता दोनों पर विशेष रूप से फोकस है। इसके अलावा आप देखेंगे संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास भी जताया गया है, जिसको क्या कहा जाता था? अनकु कहा जाता था, जैसा कि आपका अगला कथन था ये भी है। और लगभग 600 वर्षों की जो लंबी अवधि थी, इसमें कई लेवल के लोगों ने मिलकर यह सृजन किया था। उसमें कौन कौन थे इन व्यक्तियों में? तो उसमें राजकुमार भी थे, राजकुमार लोगों ने भी कविताएं लिखी, कुछ सरदारों ने कविताएं लिखी, कुछ किसानों ने लिखी, कुछ व्यापारियों ने लिखी, कुम्हारों ने लिखी, साथ ही साथ लोहार, बढ़ई, ब्राह्मण, जैन, बौद्ध द्वारा लिखित कविताएं। तो अलग अलग विषम सामाजिक समूहों द्वारा इन कविताओं का सृजन होता हुआ यहाँ दिखाई देता है। इसका मतलब ही हुआ कि उनको वर्ण व्यवस्था का ज्ञान था, सामाजिक स्तरीकरण का ज्ञान था, इसलिए वर्ण सामाजिक वर्गीकरण के रूप में इनको ज्ञात था। इस आधार पर यह बी कथन आपको सही बताया गया था। अगला प्रश्न है, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? किसका किया गया? योग वशिष्ठ, जो कि इसको महारामायण के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर विकल्प आपके लिए है अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही जवाब है अकबर के, क्योंकि अकबर के ही मीर बख्शी थे जिनका नाम ऊपर दिया गया है निजामुद्दीन पानीपती। इन्हीं के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसके सही विकल्प हो गया आपका विकल्प ए, अकबर। अब देखिए व्याख्या पक्ष को देखते हैं। तो देखिए, संस्कृत लघु योग वशिष्ठ को फारसी योग वशिष्ठ के रूप में प्रस्तुत करने से महानगरी इंडो फारसी दरबारी संस्कृति जो है इसका परिलक्षण दिखाई देता है। अकबर के समय यह काम हुआ था जिसमें कि इंडो और फारसी जो इस तरह का सम्मिश्रण दिखाई देता है। मतलब कि जो फारसी की चीजें हैं वो हिंदुस्तानी भाषा में, हिंदुस्तानी भाषा की चीजें हैं वो दूसरी भाषाओं में। तो अनुवाद विभाग की इन्होंने स्थापना भी की थी। तो तत्कालीन सम्राट अकबर ने इस चीज को प्रोत्साहन दिया था, तो मुगल दरबार में यह विकसित हुई। और इन्हीं के मीर बख्शी थे जिनका नाम पानीपति जी का नाम आपको मिला है प्रश्न में। और जहांगीर ने भी व्यक्तिगत रूप से योग वशिष्ठ के अनुवाद को अधिकृत किया। तो जहांगीर के समय इसको क्या किया गया? इसका जो अनुवाद हुआ था उसको अधिकृत किया गया। और 1597 ईस्वी में ये पूरा हुआ था अनुवाद, जिस अनुवाद की बात की जा रही है। इस टीम में कई लोग थे, अनुवाद वाली टीम में निजामुद्दीन पानीपती तो थे ही, जो कि मुस्लिम दरबार के विद्वान थे, मीर बख्शी का पद भी संभाले थे। जगन्नाथ मिश्र बनारसी थे जो कि हिंदू पंडित थे। मिश्रा जाजीपुरी जो कि पठान विद्वान थे। तो इन लोगों की टीम द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? विकल्प आपके सामने है। ए, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। बी, वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रामाणिक है। सी, तर्क संगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। या डी, ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका सही जवाब आप दे लेंगे, क्योंकि बात की जा रही है किसकी? बात की जा रही है रामानुज जी की। और रामानुज जी भक्ति आंदोलन के समय के थे। तो मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति को इन्होंने बताया था। और इनका सिद्धांत क्या था रामानुज जी का? रामानुज जी का जो सिद्धांत था वो बेसिकली ये किससे जुड़े हुए थे? ये थे जो वैष्णव थे, शैव और वैष्णव दो थे, नयनार और दूसरे कौन थे? देखिए, दो चीजें आप ध्यान रखिएगा यहां पर, चूंकि रामानुज जी की बात की जाएगी तो दो प्रकार के संत हुए। एक हुए अलवार संत और दूसरे हुए नयनार संत। तो याद रखिएगा, जो नयनार संत होते हैं वो शैव होते हैं, शैव लोगों से इनका संबंध है। और जो अलवार संत होते हैं इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है वैष्णव मत से। तो ये बेसिकली किससे संबंधित है? ये वैष्णव मत से संबंधित है। तो अलवार संतों में ये काफी प्रभावशाली संत के रूप में माने जाते हैं रामानुज जी। अब इनके अनुसार
मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। इनका ये कहना है कि अगर विष्णु जी के प्रति आप अनन्य भक्ति रखते हैं तो मोक्ष की तरफ आप चले जाएंगे। साथ ही साथ इनका जो सिद्धांत था वो क्या था, तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत था। अद्वैतवाद किसका था, अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का था। इसी प्रकार अगर बात करें द्वैताद्वैतवाद किसका था, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्क का था। इसी प्रकार अगर बात करें द्वैतवाद किसका था, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस तरह से अलग अलग जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। अब इसमें कहा गया कि जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। तो रामानुज का ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। अन्य सिद्धांतों को भी एक बार आप जरूर पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प आपके सामने है। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। दूसरा, अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया। तीसरा, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। अब आपको बताना है कि इसमें से कूट का प्रयोग करके बताना है कि किस इन कथनों में से कौन से सही। तो देखिए, इसमें से अगर पहले कथन की तरफ हम जाए तो सोमनाथ मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग की जो अवधारणा है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें से एक माना जाता है, तो पहला आपका सही हो गया। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, तो दूसरा भी आपका सही हो गया। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई, तीसरा कथन आपका गलत है। तो पहला और दूसरा सही हो गया, तो ए विकल्प आपका सही हो जाए। व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, गुजरात में स्थित है सोमनाथ का मंदिर। आप जानते हैं कि जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, उस आक्रमण में इस मंदिर को भी क्षति पहुंची थी। 1024-25 के आसपास जब आक्रमण हुआ महमूद गजनवी का, तो 5000 वो सैनिकों को लेकर आया था और सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था, और यहाँ की जो धन संपदा है उसको काफी उसने नुकसान पहुंचाया था। अब इस मंदिर को अगर बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में जो अरब सागर के तट पर इसकी अवस्थिति है, और भारत के 12 जो आदि ज्योतिर्लिंग है उन ज्योतिर्लिंग में इसका स्थान है, इसमें यह प्रथम है। इसका उल्लेख अरब यात्री अलबरूनी ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में किया है, इसलिए वो कथन के आपका सही है। और प्राचीन भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित शोध से भी पता चलता है कि पहली बार जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है उसकी प्राण प्रतिष्ठा, आज के जो मंदिर की स्थापना है, वो वैवस्वत मनवंतर के 10वें त्रेता युग के दौरान श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया गया था। और 13 नवंबर 1947 को अगर देखें तो सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले सरदार पटेल, उनके संकल्प के द्वारा आधुनिक मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। जैसा कि विकल्प में आपको दिया था एस राधाकृष्णन, तो वो सही नहीं है। 11 मई 1951 को क्या हुआ? 11 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मौजूदा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी। जैसा कि विकल्प में एस राधाकृष्णन दिया गया है, तो वो गलत था। सोमनाथ मंदिर में एक और खास बात है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उसमें सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो यहीं पर है। इसके बाद फिर महाकाल का जो शिवलिंग है कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में, उसका नंबर आता है। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। पहला नैत्तिकरण, दूसरा परिशिष्ट पर्वन, तीसरा अवदान शतक, चौथा त्रिशष्टि लक्षण महापुराण। उपर्युक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं? आपको इसमें से बताना है कि कौन कौन से 2 या 3 या 1 जैन ग्रंथ है। तो इसमें 2 हैं फिलहाल सही विकल्प है। कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें परिशिष्ट वर्मन एक तो है, और दूसरा आप देखिए त्रिशष्टि लक्षण महापुराण। तो इसमें दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा कहाँ है विकल्प में? तो बी विकल्प आपका सही हो गया। देखिए, इसमें नैत्य प्रकरण की बात करें तो ये एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है, जिसे कभी कभी थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली कैनन के खुंदक निकाय में शामिल किया गया था। परिशिष्ट पर्वन की बात करें तो हेमचंद्र द्वारा इसकी रचना की गई है। किसने रचना की? हेमचंद्र ने। 12वीं शताब्दी का यह संस्कृत महाकाव्य है, और प्रारंभिक जैन शिक्षकों के इतिहास का विवरण यह प्रस्तुत करता है। अगला है अवदान शतक। 100 बौद्ध किंवदंतियों का इसमें संस्कृत में एक संकलन किया गया है। अब देखिए, बहुत सारी किंवदंतियां होती हैं जो प्रचलित होती हैं किसी विशेष क्षेत्र में, उनका भी संकलन करके एक ग्रंथ बना दिया गया है, जिसको कि हम अवदान शतक के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? इसमें 100 से ज्यादा जो बौद्ध किंवदंतियां हैं उनको संकलन किया गया, जो लगभग एक ही समय से संबंधित है। उसको हम क्या कहते हैं? अवदान शतक कहते हैं। तो कभी ये प्रश्न पूछा गया किंवदंतियों का संकलन इनमें से कौन सा है, तो आप अवदान शतक पर टिक कर लेंगे। त्रिशष्टि लक्षण महापुराण एक जैन ग्रंथ है, जिसकी रचना मुख्य रूप से आचार्य जिनसेना ने राष्ट्रकूटों के शासन के दौरान की थी। तो किसके समय हुई थी त्रिशष्टि लक्षण की रचना? राष्ट्रकूटों के दौरान की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो आचार्य जिनसेना के द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ ऐतिहासिक व्यक्ति, दूसरी तरफ किस रूप में जाने गए। पहला है आर्यदेव जैन विद्वान, दूसरा है दिग्नाग बौद्ध विद्वान, तीसरा है नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो देखिए आर्यदेव जो थे वो जैन विद्वान नहीं थे, बाकी दिग्नाग बौद्ध विद्वान सही है, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान सही है। तो दूसरा और तीसरा, अब कितने युग्म सही हैं? तो इसमें से 2 युग्म सही हैं, तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए आर्यदेव, जो आर्यदेव हैं वो बेसिकली जैन नहीं बल्कि महायान बौद्ध भिक्षु थे, नागार्जुन के शिष्य थे और मध्यमा दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। दिग्नागा भारतीय बौद्ध विद्वान थे और भारतीय तर्कशास्त्र के बौद्ध संस्थापकों में से एक थे। श्री रंगनाथ मुनि की अगर बात कर ले तो ये 823 से 951 सी इनका कार्यकाल है और एक वैष्णव धर्मशास्त्री थे। नलियर दिव्य प्रबंधन को इन्होंने संकलित किया। तो किसको संकलित किया? नलयर दिव्य प्रबंधन को इन्होंने संकलित किया। किसने किया? श्री रंगनाथ मुनि ने किया। युग्म 2 और 3 सुमेलित हैं, इसलिए आपका विकल्प यही सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? विकल्प आपके सामने है। जैन साधु हैं, नाटककार हैं, मंदिर वास्तुकार हैं या दार्शनिक है। तो देखिए ये जितने नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो भवभूति हो, हस्तिमल्ल हो या क्षेमेश्वर हो, ये सभी लोग नाटककार हैं। तो बी विकल्प आपका सही होगा यहाँ पर। देखिए भवभूति में 8वीं सदी के ये विद्वान हैं और अपने संस्कृत में लिखे नाटकों और कविताओं के लिए ये जाने जाते हैं। इनके द्वारा क्या लिखा गया, कौन सा प्रसिद्ध नाटक? तो मालती माधव इनके द्वारा लिखा हुआ एक प्रसिद्ध नाटक है। तो मालती माधव किसने लिखा? भवभूत ने लिखा। फिर हस्तिमल्ल की बात करें तो ये होयसल राज्य में रहने वाले एक जैन नाटककार हैं। कहाँ रहने वाले? होयसल राज्य में। कौन से नाटककार हैं? जैन नाटककार। दिगंबर जैन कथाओं को आधार बनाकर संस्कृत में इन्होंने नाटक लिखा, जिसमें कि मैथिल कल्याण, विक्रांत कौरव, अंजना पवनंजय और सुभद्रा नाटिका, ये कुछ इनके प्रसिद्ध लिखे हुए नाटक है। क्षेमेश्वर की बात कर लें तो ये भी चंड कौशिक के लिए एक प्रसिद्ध इनका नाटक है। इस प्रकार चाहे भवभूति हो, हस्तिमल्ल हो, क्षेमेश्वर हो, सभी नाटककार है। विकल्प भी आपका सही था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन आपको बताना है। विकल्प ए अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। विकल्प बी सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। विकल्प सी पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। विकल्प डी अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो देखिए इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए अजंता गुफाएं जो है वो बाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं, बाकी आपके गलत हैं। तो पहला ए सही होगा। व्याख्या देखते हैं। तो अजंता गुफा दक्कन पठार में बाघोर नदी जो है उस घाटी में ही स्थित है। विकल्प ए इसीलिए आपका सही हो गया। सांची स्तूप की बात करेंगे तो बेतवा नदी की घाटी में स्थित है। पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर की बात कर लेंगे तो नासिक में स्थित है और नासिक में क्या बहती है? गोदावरी नदी बहती है। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन इन जगहों पर कुंभ मेला लगता है। तो नासिक किसके तट पर है? गोदावरी के तट पर है। अमरावती स्तूप की बात कर लें तो कृष्णा नदी घाटी में स्थित है, तो इसलिए आपका विकल्प ए सही था। अगला प्रश्न है मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कहां पर स्थित है? मुरैना के पास ये स्थित है। पहला है कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। चौथा, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तो भाई एकमात्र नहीं है, और भी मंदिर वृत्ताकार है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, तो ये भी सही नहीं है। अगला है इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के, देखिए संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि जो 64 योगिनी मंदिर है वो संसद भवन की जो प्रेरणा है वो इससे ली गई थी। तो पहला और चौथा, पहला चौथा आपका सी विकल्प है। सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए मितावली गांव मुरैना में मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति है। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कब हुआ? 1323 ईस्वी में हुआ। चूंकि ऐसा माना जाता है कि संसद भवन की प्रेरणा यहाँ से ली गई थी, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। कच्छप घात राजा देवपाल ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? कच्छप घात राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में। कहां पर स्थित है? मितावली गांव मुरैना मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए कथन एक सही था। हीरापुर भुवनेश्वर स्थित 64 योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार है। तो ये कहा गया कि एकमात्र वृत्ताकार मंदिर, तो ऐसा नहीं है। दूसरा ही उदाहरण आपको दिख गया कि हीरापुर जो भुवनेश्वर है वहां भी 64 योगिनी मंदिर है, जबकि वो भी वृत्ताकार है।
अतः यह एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है। दूसरा कथन आपका इसीलिए गलत हो गया। इस मंदिर को देवी पार्वती के मंदिर के रूप में ये समर्पित है और जो तंत्र तथा शैव पूजा पद्धति को बढ़ावा देता है। इस मंदिर के वृत्ताकार रूप को संसद भवन के लिए प्रेरणा सूत्र के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रेरणा यहां से ली गई होगी, इसलिए आपका विकल्प सी सही है। आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको उपलब्ध कराया जाता है और इस कोर्स की विशेषता यह है कि यहाँ आपको मिलती है 1200 प्लस घंटों की कक्षाएं, असीमित बार इसको देखने की सुविधा, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज। इन सारी सुविधाओं का लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं तो 8750187501 पर कॉल करके विस्तार से इस कोर्स के संबंध में जानकारी हासिल करें। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स का लाभ लेकर अपनी परीक्षा की राह को आप आसान बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा कथन है, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। तीसरा कथन है, गोवा में प्रतिवर्ष सेंट फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो देखिए, पहला कथन आपका सही है, जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे सेंट फ्रांसिस जेवियर। दूसरा आपका कथन सही नहीं है, गोवा में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। गोवा में प्रतिवर्ष इनके लिए सेंट जेवियर जो भोज है उसका भी अनुष्ठान किया जाता है। तो पहला और तीसरा विकल्प सी विकल्प सही है। दूसरा आपका कथन गलत है। देखिए, सेंट फ्रांसिस की बात करें तो इनका जन्म स्पेन के जेवियर में हुआ था और सेंट इग्नेशियस के साथ मिलकर जेसुइट संघ की इन्होंने स्थापना की थी। सेंट फ्रांसिस जेवियर क्यों जाने जाते हैं? जेसुइट संघ की स्थापना करने के लिए, और सेंट इग्नेशियस के साथ मिलकर यह स्थापना इन्होंने की थी। इनकी मृत्यु दिसंबर 1552 में चीन के शेंगचुआन द्वीप पर हुई थी, न कि गोवा में हुई थी। 1553 में गोवा में दफनाया गया, इसलिए मृत्यु नहीं हुई, गोवा में इनको दफनाया गया। अतः कथन 2 गलत है। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को गोवा में सेंट जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, इसलिए कथन 3 आपका सही, अतः विकल्प सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प आपके सामने है। सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ। विकल्प बी कहता है वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। विकल्प सी कहता है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। या विकल्प डी कहता है आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। तो देखिए, पारमिता शब्द जो है वो बेसिकली आपका सी ऑप्शन सही कहता है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। लेते हैं व्याख्या। देखिए, सी विकल्प सही है। बौद्ध धर्म जो परिपूर्णता है या कुछ गुणों का चरमोन्नयन की स्थिति जो है उसको पारमिता कहा जाता है या पारनी कहा जाता है पाली भाषा। इसका मतलब अगर कुछ ऐसे गुण हैं उनकी अगर चरमोत्कृष्ट स्थिति आ जाती है, चरमोन्नयन तो वो पहुंच जाते हैं, तो वो कंडीशन कहलाएगी पारमिता या पारमित। बौद्ध धर्म में इन गुणों का विकास पवित्रता की प्राप्ति, कर्म को पवित्र करने आदि के लिए की जाती है। पारमिता शब्द परम से व्युत्पन्न हुआ है और वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय नास्तिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। दूसरा कथन है अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। तीसरा कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। विकल्प ए कहता है केवल 1 और 2, विकल्प 2 बी कहता है 2 और 3, विकल्प सी कहता है केवल 3 और विकल्प डी कहता है 1, 2 और 3। तो देखिए, यहां पर अगर देखें पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, बिल्कुल नहीं है। अमर सिंह हर्षवर्धन से नहीं है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से सही है। तो केवल तीसरा सी विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं। तो देखिए, पाणिनि का समय क्या है? तो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी है। वहीं पुष्यमित्र शुंग की जब आप बात करेंगे तो इनका समय क्या है? 184 ईसा पूर्व है। तो अंतरिम जो मौर्य नरेश थे बृहद्रथ, उनके प्रधान सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जो कि 184 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल इंगित करता है। तो ये इसलिए पहला सही नहीं था। पतंजलि जी की बात करें तो इनका संबंध पुष्यमित्र शुंग से है, न कि पाणिनि से है, जबकि पाणिनि के साथ दिखा रहा था। तो पुष्यमित्र शुंग जो है उनसे संबंधित कौन है? पतंजलि नहीं, बल्कि पाणिनि का संबंध है। अमर सिंह जी की बात करें तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे, न कि हर्षवर्धन से, इसलिए कथन 1 और 2 आपके गलत हो जाते हैं। कालिदास की बात करें तो संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। महाकाव्यों की भी रचना की, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ये सब किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है। उनकी तिथि के विषय में गहरा मतभेद है, फिर भी अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का ही
दरबारी कालिदास को माना जाता है अधिकांश इतिहासकारों के द्वारा, इसलिए कथन 3 आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा, महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण के ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। अब यहाँ आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर देखिए, अगर विकल्पों का आप चयन करेंगे तो देखिए जो पहला कथन कह रहा है कि स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये आपका सही नहीं है। देखिए, दूसरा कहता है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा, ये सही है। तीसरा कहता है महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। व्याख्या पक्ष को देखते हैं तो देखिए, स्थाविरवादी संप्रदाय की अगर बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के प्रारंभिक संप्रदाय में से एक है और इसका संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से नहीं है, इसलिए पहला कथन आपका गलत हो गया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय की बात करें तो बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा है, इसलिए दूसरा कथन सही है। हीनयान संप्रदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म की मूलभूत शिक्षाओं पर बल दिया। तो लोकोत्तरवादी संप्रदाय का संबंध किससे है? इसका संबंध महासांघिक संप्रदाय से है, ये याद रखेंगे, वो सही है। बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं ये लोग और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जबकि बौद्ध धर्म की महासांघिक शाखा द्वारा बुद्ध का देवत्वारोपण किया गया। मतलब महासांघिक शाखा क्या कहती है कि बुद्ध जो है उनमें देव का भाव देखती है। आगे चलकर महायान संप्रदाय के लोग इसी प्रेरणा को लिए और भगवान मानकर बुद्ध की पूजा करने लगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। दूसरा कथन है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। तीसरा है, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल के क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया। इसमें से अब आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और बताना है कि कौन सा या कौन से सही हैं। तो देखिए, इसमें अगर बात करेंगे तो पहला और दूसरा, यानी औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी गई इस पुस्तक में, यह भी सही है। और दूसरा, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों लोकगीतों को प्रेरित किया, यह भी सही है। लेकिन देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया, ये गलत है। देश शब्द का प्रयोग केवल बंगाल के संदर्भ में नहीं किया गया, तो सही विकल्प ए होगा। ए विकल्प क्या कहता है? ए विकल्प आपका कहता है कि पहला और दूसरा कथन, क्षमा करिएगा, ए विकल्प यहाँ है, पहला और दूसरा ही कथन आपका सही है, तीसरा नहीं सही है। तो देखिए, देशेर कथा, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? देश की बात। महान क्रांतिकारी विचारक और लेखक थे, क्या नाम था उनका? सखाराम गणेश देउस्कर, इनका नाम याद रखेंगे। इनके द्वारा लिखी एक क्रांतिकारी बांग्ला पुस्तक है। इस पुस्तक में देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के संदर्भ में किया गया है, इसीलिए आपका तीसरा कथन गलत था। 1904 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी गई है और 1910 में अंग्रेजी सरकार द्वारा इसको प्रतिबंधित भी कर दिया गया। अगला प्रश्न है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? विकल्प आपके सामने है, गोपाल बाबा वलंगकर, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव रामजी अम्बेडकर। इसका सही विकल्प क्या है? गोपाल बाबा वलंगकर। इन्होंने ही अस्पृश्य समुदाय को लक्षित करके प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक इनके द्वारा प्रकाशित की गई। तो विटाल विध्वंसक से संबंध है गोपाल बाबा वलंगकर का। इसमें देखिए, जो अस्पृश्य समुदाय के लोग थे उनको टारगेट करके इन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाली और उसका नाम दिया विटाल विध्वंसक। अब विटाल विध्वंसक का अर्थ क्या है? ब्राह्मणिक प्रदूषण का विध्वंस करना। बेसिकली ये ब्राह्मणवाद था, उसका ये विरोध कर रहे थे और 1840 से 1900 के बीच में इन्होंने कार्य किया। इस समय के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के महार जाति से संबंधित है, उसी परिवार में इनका जन्म हुआ। और ज्योतिराव फुले जो थे उनके ये समकालीन थे और अछूत लोगों के उद्धार के लिए इन्होंने काफी कार्य किया था। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार। युग्म आपके सामने है, परिव्राजक, परित्यागी और धमणकारी। दूसरा, श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी। तीसरा, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। अब देखिए, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा या कौन से युग्म जो है आपके सही सुमेलित है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखें तो पहला और तीसरा, परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, ये बिल्कुल सही है।
और उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये भी सही है। लेकिन जो श्रमण है उच्च पद प्राप्त पुजारी, ये सही नहीं है। इस लिहाज से पहला और तीसरा आपका सही होगा, जो कि विकल्प बी में दिखाई देता है। व्याख्या पक्ष को देखते हैं तो देखिए, जो परिव्राजक होता है वो सन्यासी या भ्रमणकारी होता है, उसके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है। परिव्राजक शब्द अगर देखेंगे तो इसके बोलते ही कई दृश्य आपके सामने आ सकते हैं। परिव्रजन, कई कारणों से परिव्रजन हो सकता है, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक साधारण स्थानांतरण को भी परिव्रजन कह सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बात की जाती है आर्थिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, तो भिक्षार्जन करने के लिए, अर्थात भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करने, आश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए संन्यास की तरफ ये इंगित करता है। इस दिशा में इसका प्रयोग किया जाता है। श्रमण की अगर बात करें तो श्रमण परंपरा भारत में प्राचीन काल से है। जैन, बौद्ध तथा कुछ अन्य पंथों में भी पाई जाती है। जैन भिक्षु या जैन साधु को श्रमण कहा जाता है। वो हिंदू पुजारी की जो बात की गई थी तो वो यहाँ गलत हो जा रही है। उपासक की अगर बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में जो अनुयायी होते हैं वो दो तरह के उपासक होते हैं। एक तो जो लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं उनको उपासक और उपासिका कहते हैं बौद्ध धर्म में, और एक लोग जो होते हैं जो संन्यास लेकर अनुयायी बनते हैं तो उनको भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता है। ये दो कैटेगरी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, बुद्ध में देवत्वारोपण। दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना। तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। ये आप जरूर जब भी प्रश्न आएगा तो ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं पूछ रहा है कि नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है महायान बौद्ध धर्म की विशेषता क्या क्या है। तो बुद्ध में देवत्वारोपण, तो महायान के लोग बुद्ध में देवत्व का आरोपण देखते ही थे, देव रूप में उनको देखते ही थे। बोधिसत्व के पथ पर चलना, यह भी सही है, और बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी उपासना करना, उस तरह के अनुष्ठान का अनुपालन करते ही थे। तो तीनों ही सही हो जाएंगे आपके। विकल्प डी आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए, महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है और इसमें बुद्ध को देवता के रूप में माना जाता है। उनको ही देव रूप में मानकर उन्हीं की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा भी की जाती है। तो मूर्ति पूजा और अनुष्ठान की बात भी यहाँ सही होती है। इसके अतिरिक्त इसमें बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो उसका भी अनुपालन देखने को मिलता है, उस पर चलने की बात की जाती है। महायान में गुणों के स्थानांतरण को भी मान्यता दी गई है। जैसे महायान का आदर्श जो है वो बोधिसत्व है। बोधिसत्व कई हैं। बोधिसत्व जो सबसे करुणामय बोधिसत्व है उनको अवलोकितेश्वर कहा गया है। जो महायान का आदर्श बोधिसत्व जिनको माना गया है वो अवलोकितेश्वर, जिसे पद्मपाणि भी कहा जाता है। इसके अलावा अमिताभ, इसके अलावा मंजुनाथ, वज्रप्राणी, मैत्रेय, भावी बोधिसत्व के रूप में मैत्रेय को जाना जाता है। ये बोधिसत्व के कुछ उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किसके राज्य में कल्याण मंडपम की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट या विजयनगर? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में कल्याण मंडपम की अवधारणा थी। तो विकल्प डी आपका सही होगा। बेसिकली कल्याण मंडप की रचना जो थी विजयनगर साम्राज्य की मंदिर निर्माण शैली में ये एक अभिलक्षण है, दिखाई देता है। और दैवी विवाहों का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। आज भी आप कई जगह ऐसा देखेंगे कि इस नाम के जो विवाह के मैरिज हाउस होते हैं या जहाँ पर विवाह का आयोजन होता है उसका नाम रख दिया जाता है कल्याण मंडप में। तो बेसिकली ये शब्द जो आया है वो कहाँ से आया है? विजयनगर साम्राज्य में जो मंदिर निर्माण शैली थी उसका एक विशिष्ट अभिलक्षण ये है, और इसी में विवाह का, दैवी विवाह का आयोजन भी किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदियों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आपको सही कौन सा सुमेलित है ये बताना है। पहला युग्म आपका क्या है? पहला युग्म है पंढरपुर चंद्रभागा, दूसरा है तिरुचिरापल्ली कावेरी, तीसरा है आपका हम्पी मालप्रभा। तो देखिए, यहाँ पर पंढरपुर चंद्रभागा ठीक है, तिरुचिरापल्ली कावेरी ये भी ठीक है, हम्पी मालप्रभा ये सही नहीं है। तो इस लिहाज से पहला और दूसरा किसमें है? तो विकल्प ए में है। तो ए विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा। व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, पंढरपुर की जहां तक बात है, महाराष्ट्र राज्य में शोलापुर के निकट स्थित धार्मिक स्थान जो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। तो पहला विकल्प क्या था आपका? पंढरपुर चंद्रभागा, सही हो गया। अगला क्या कह रहा है? तिरुचिरापल्ली, तो तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे स्थित है, एक प्रसिद्ध स्थान है जो कि संगम साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो तिरुचिरापल्ली कहाँ था? इसको भी देख लीजिए आप, तिरुचिरापल्ली कावेरी, ये भी सही है। हम्पी की अब बात करते हैं। तो हम्पी में देखिए कर्नाटक में ये कहाँ पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे, जो कि विकल्प में आपको क्या मिला था? विकल्प में दिया था यहाँ पर मालप्रभा, तो इसलिए ये गलत हो गया था। ये जो किसके किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है, जो कि प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान है हम्पी। पूर्व में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रह चुका है, इसलिए आपका सही विकल्प
ए था जिसमें कि इस विकल्प को छोड़ के बाकी सही थे। ये इस खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब अंत में एक सूचना और आपको हम देते हैं कि आईएएस प्रीलिम्स 2025 अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो सामान्य अध्ययन का जो कोर्स है दृष्टि आईएएस की तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसमें एडमिशन लेके आप इसको अपनी राह को आसान बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलती है 400 प्लस घंटों की कक्षाएं, असीमित बार इसको देखने की सुविधा, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा, और ये इसका माध्यम भी हिंदी है। 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं और इसके संबंध में विस्तार से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और इस नंबर पर कॉल करना है। अपनी तैयारी को आप करते रहें। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम की जो पीडीएफ है वो आपको एक लिंक मिलेगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, और उस लिंक पर जाकर, उस लिंक पर आपको टेलीग्राम की वो लिंक है, वहां जाकर इस कार्यक्रम की आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आपके लिए एक प्रश्न, अगर पूरी सीरीज को आपने ध्यान से देखा है, इस खंड को विशेष रूप से आज के कार्यक्रम का ध्यान से देखा है, तो उस प्रश्न का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और इसके अगले खंड में हम प्राचीन और मध्यकालीन का दूसरे भाग में, उसके भी इन 6 वर्षों के हम प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।